गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रियम के अभी तक हमने दो पार्ट्स जो देखे, दो लेक्चर्स देखे, उसमें हमने बेसिक इक्विलिब्रिया के बारे में देखा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में देखा, इफेक्ट्स देखे अलग अलग। और आज हम बात करने वाले हैं ली चैटरली प्रिंसिपल पे। एक स्वीट कंसेप्ट है, IMP बहुत, अगर आपको बेसिक अच्छा आता है तो आप ली चैटरली प्रिंसिपल को आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो ली चैटरली प्रिंसिपल किसके बारे में कहता है? अगर ली चैटरली प्रिंसिपल समझना है और कोई बंदा डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहा है तो हमें पहले फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बस एक 10-20 सेकंड में थोड़ा समझ लेना है। कुछ सवाल हमें खुद से पूछने हैं और जब आप ये प्रिंसिपल को दोहराओगे, खुद से ये सवाल पूछोगे, उस सवाल पूछने के बाद माइंड में से कुछ चीज़ों के जवाब मांगे जाएंगे और वो जवाब हमें यहाँ मिलेंगे। तो हम वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करे। सबसे पहला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में 2 टाइप की रिएक्शंस आप देखते हो। अब कौन सी रिएक्शन है? एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? एक बार हो गई ना, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर मैं कोयले को जला दूं, ये सॉलिड है और ये गैस है, तो कोयले को जलाने के बाद ऑक्सीजन देना मतलब कोयला जलाना, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हवा में उड़ जाएगा और हवा में गर्मी भी पैदा हो जाएगी, हीट भी निकल जाएगी। ठीक है, ये कंबशन रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पूरी दुनिया को पता है और उस दुनिया में आप भी रहते हो तो आपको भी पता होगा। फिर तो कोयले को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ऊपर जाएगा और गर्मी प्रोड्यूस होगी तो हीट निकल जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट चली गई, कहाँ गई? है ना, वो गर्लफ्रेंड थोड़ी वो छोड़ के दूसरे के पास जाएगी, वो सराउंडिंग में ही जाएगी। ठीक है, इन बातों को याद रखना है, नर्वस नहीं होना है, तुरंत सीरियस भी नहीं होना है ना। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये वन साइडेड रिएक्शन है, तो यहाँ से अब रिएक्टेंट कभी वापस बनने वाला नहीं, इस पे हमें बात नहीं करनी है। 12th में पूरा हमारा साल पड़ा है, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं अभी तक के लेक्चर में कि कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन चाहिए हमें? रिवर्सिबल रिएक्शन। तभी और केवल तभी क्या अचीव किया जा सकता है? इक्विलिब्रियम। What is equilibrium? Rate of forward reaction is equal to, very good, rate of backward reaction। ये अभी तक पढ़ रहे हैं हम कि A एटम और B एटम मिलके क्या बना देते हैं? कोई C और D एटम, और वो फिर से रिवर्सली आते हैं और फिर टूट के ओरिजिनल शेप में बन जाते हैं। यही चलते रहता है, यही चलते रहता है। और आफ्टर कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, पता नहीं वो कौन सा टाइम होगा, उसके बाद रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर बन जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर। जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में बदलेंगे, उसी सेम स्पीड से ये वाले टूट टूट के फिर वापस क्या आएंगे? रिएक्टेंट साइड में आएंगे। अब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? सेम। तो फिर बताओ कौन सी साइड स्ट्रांग है? दोनों भी साइड सेम है, क्योंकि दोनों का भी जाने का और रिटर्न आने का स्पीड क्या है? सेम है। तो इस कंडीशन में हमें बाहर से ये लगता है कि रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती है, मतलब कुछ नहीं होना है, ना इसका पार्ट स्ट्रांग है ना उसका पार्ट स्ट्रांग है। अब हमने माना कि एक एक्स एटम है, वाई एटम है, दोनों ने रिएक्शन की और एक मोलेक्यूल बन गया जिसका नाम है एक्स वाई। जिस स्पीड से ये बने उसी स्पीड से फिर से एक्स वाई ने क्या बना दिया? एक्स और वाई। तो आपने बोला सर दोनों का रेट सेम है, तो हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया है? इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, ये हमें पता है। अब हम खुद से सवाल पूछना चाहते हैं ताकि हम अब ली चैटरली को पढ़ पाए। ये ली चैटरली जो प्रिंसिपल है उसके पढ़ने से पहले कुछ सवाल खुद से ही पूछते हैं। सवाल, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टर्बिंग केमिकल इक्विलिब्रिया? हमें क्या करना है? इक्विलिब्रिया नहीं पढ़ना है इस बार, हम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। जो भी इक्विलिब्रिया अचीव हो चुका है ना, हम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सर क्यों करना चाहते हैं? पता चलेगा। सवाल अच्छे से देखो, सवाल क्या है? What is meant by disturbing? हमें इक्विलिब्रिया जो सब कुछ बैलेंस चल रहा है, अच्छा चल रहा है एकदम ना, इसको डिस्टर्ब कर देना है। आप मुझे बताओ कि अगर दोनों साइड बैलेंस है, सो कैन आई गेट प्रोडक्ट इफिशिएंटली? नो, क्योंकि जब मैं चाहता हूं कि यार ये रिएक्शन हो जाएगी ना तो मुझे एक नंबर 1 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन रिएक्शन हो तो रही है, लेकिन जैसे ही हो जाती फिर से कहाँ आती है? बैक में। तो यार मुझे प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिल रहा है और मुझे क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए। और मेरा प्रॉब्लम कि मैं प्रोडक्ट ला ही नहीं पा रहा हूं। सर ऐसी क्यों? भाई उसका नेचर है रिएक्शन का ऐसे, उसका नेचर क्या है? ऐसे ही है। आई बात समझ में? अब चलो, अब ये ऐसा क्यों होता है? मानो कि एक बंदा बहुत है ना, बहुत पढ़ाई करने वाला लड़का है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करता है वो,
अब मैं आपको वो स्टोरी सुना रहा हूँ जिससे अच्छे अच्छे बंदे पढ़ाई छोड़ के ना एड़े चाले करने लग जाते हैं, वो वाली स्टोरी इससे मैच होगी। ये बंदा बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई आ गया, उसकी जिंदगी में कोई आ गया, लेकिन ये बंदा फिर भी सीरियस है पढ़ाई के बारे में, बहुत सीरियस है। उसने कहा चलो टाटा बाय बाय, अब मैं पढ़ाई को बैठता हूँ, चल आता घर ही जा चल। ये थोड़ी आगे गई, इसने फिर पीछे मुड़ के देखा और एक बढ़िया स्माइल दी। फिर इसको भी स्माइल देना पड़ेगा ना, ठीक है ओके चल जा आता जा। फिर से 2 कदम आगे गई, फिर से पीछे मुड़ी, फिर स्माइल दे रही। तो बताओ क्या ये बंदा पढ़ पाएगा? बस इतना, यही जो नॉलेज है ना आपके पास, यही नॉलेज का इस्तेमाल करना है। आप चाहते हो कि मैं ए बी को मिलाऊं, एक्स वाई को मिलाऊं और वाई जेड का प्रोडक्ट ले लूं, लेकिन भाई जब आप वाई जेड बन जाते हो, प्रोडक्ट लेने जाते हो, फिर से वापस आ जाता है, फिर से क्या आ जाता है वापस। आई बात समझ में? फिर से थोड़ी सी आगे। अब इसने बोला चलो अब फाइनली किताब खोल के बैठता हूँ, एग्जाम पास आ गई। फिर से एक स्माइल आई, यहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, या इसने उठाया और डायरेक्ट मार के फेंका, फिर स्माइल बंद हो गई, ताकि ये क्या कर पाए, अच्छे से पढ़ाए। हमें फाइनल प्रोडक्ट से मतलब है, और ये जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है ना, ये फाइनल प्रोडक्ट लाती नहीं है। अब हमें वो चाहिए। अब अगर प्यार से काम ना हो, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, तो बॉलीवुड में एक कहावत है, उंगली को क्या करना चाहिए, टेढ़ा। ठीक है, हम टेढ़ा करेंगे। अब ली चैटरली ने कहा कि भाई तुम कुछ भी करने जाओ, वो रिएक्शन इतनी छिंदी नहीं है, उसको भी अक्कल है, वो भी आपका गेम बजाएगी अगर आप उसको पूरा। इस रिएक्शन को पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है, बार बार रिवर्स आगे पीछे क्यों जाती है? उसने कहा मुझे क्या है, ये पसंद है। क्या ये ऐसा ही पसंद है? अगर मैं उसको छेड़ू तो क्या होगा, मतलब छेड़ू मतलब डिस्टर्ब करूं, तो मैं छेड़ूंगा नहीं, यहाँ लिखा है ना डिस्टर्बिंग। कैसे डिस्टर्ब करोगे सर आप, छेड़ोगे कैसे, छेड़ के बताओ। अभी बताऊंगा, 5 मिनट के बाद मैं यही काम करने वाला हूं। आई वॉन्ट टू छेडिंग द रिएक्शन, और उसी छेड़ने को हम क्या बोलेंगे, डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डिस्टर्बिंग केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब करना मतलब कैसे डिस्टर्ब होती है, चेंजिंग द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ही बदल देंगे। क्या बदल देंगे? फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड, रेट बदल देंगे। और चेंजिंग द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, हम कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि ये मानने को ही तैयार नहीं, इतना बैलेंस, इतना स्टेबल है, और हमें तो चाहिए प्रोडक्ट अच्छे से बन नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक तो उसका फॉरवर्ड रेट को डिस्टर्ब कर देंगे या रिवर्स रेट को डिस्टर्ब कर देंगे, ताकि उसका पहले क्या बिगड़ जाए, बैलेंस या इक्विलिब्रियम बिगड़ जाए। उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब सवाल है सर ठीक है, मतलब अगर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे ना तो शायद प्रोडक्ट बन जाए। कैसे करेंगे? हाउ वी कैन डिस्टर्ब द केमिकल इक्विलिब्रियम। प्रॉब्लम क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, और उसके कारण मुझे क्या नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं एक बाबा के पास गया, मैंने पूछा बाबा बताओ मैं कैसे करूं कि जाके मुझे प्रोडक्ट मिल जाए। उसने कहा डिस्टर्ब कर दो ना सामने वाले को। अब रिएक्शन को डिस्टर्ब करूंगा तो हो सकता है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले, लेकिन सवाल वही है, हाउ कैन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब उसकी डिस्टर्ब करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड है। दीज आर द मेथड्स। फर्स्ट, कंसंट्रेशन ही बदल दो। क्या बदल दो? कंसंट्रेशन बदल दो। हो सकता है ना, मानो कि एक हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से उनका संसार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। हस्बैंड सोच रहा है यार मेरी बीवी इतनी अच्छी क्यों है, झगड़ा ही नहीं हो रहा है, झगड़ा हो ही नहीं रहा है। उसने कहा सब्जी में नमक कम है, समझता है नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं जी, कल से मैं कम डालूंगी। ये कितना भी झगड़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी बीवी झगड़ ही नहीं रही है। ये परेशान हो गया है, उसको लाइफ में कुछ ऐसा एंजॉय नहीं बोल सकते, हाँ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि ये बीवी है या क्या है यार, ये झगड़ा नहीं कर रही है। झगड़ा हुआ उसके सिवा नहीं लगता मजा। तो ये इसके पास एक वीजे बाबा का नंबर था। कौन से बाबा था? वीजे बाबा। ये मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास आया और कहा कि बाबा मेरी वाइफ इतनी अच्छी कि कुछ होता ही नहीं है, मतलब झगड़ा ही नहीं है डायरेक्टली। मैंने सब करके देखा, कुछ नहीं, झगड़ा ही नहीं करती। तो मैंने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उसने बोला बाबा, डायरेक्ट सीधा नीचे सो गया, पैर पड़ रहा है। ठीक है, फिर वो घर गया। मैंने कहा अकेले मत जाना आज, अगर तुम चाहता है कि जीवन में कुछ मजा आ जाए तो अकेला मत जाना। तो साथ में वो किसी को लेके गया। आज देखो क्या आज उसके घर में खुशियां आएगी। यस, क्या बात है कि कोई भी चीज डिस्टर्ब कब होती है, जब आप बाहर से कुछ ऐड करते हो। बाहर से क्या कुछ करते हो? ऐड। वेरी गुड।
आपका जो एडिशन का जो प्रेशराइज वर्ड आपने निकाला ना, बहुत मजेदार। अब बताओ इसकी भी अब शांत रहेगी क्या? नहीं, क्या पता? अरे भाई नहीं रहेगी, है ना, तुझे पता ही नहीं है, नहीं रहेगी, मैं बताता हूं। इसका मतलब उसने कहा कि हाउ टू डिस्टर्ब द केमिकल रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम में है, इतना बैलेंस है कि रिएक्शन को होने ही नहीं दे रहा है, हमें उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हाउ वी कैन डिस्टर्ब द रिएक्शन? बाय चेंज इन कंसंट्रेशन। आप एक तो रिएक्टेंट का कुछ कंसंट्रेशन चेंज कर दो या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज करो, एक्स को बढ़ा दो, वाई को बढ़ा दो, किसी को भी बढ़ाओ, दोनों को भी बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगी? चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप प्रेशर चेंज करके देखो, हो सकता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। आप टेम्परेचर चेंज करके देखो, हो सकता है कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए? डिस्टर्ब। लास्ट वाले पे बात बाद में करेंगे। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि इक्विलिब्रियम में रहने से हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और प्रोडक्ट पाने के लिए हम इक्विलिब्रियम को तोड़ना पड़ेगा। और कैसे तोड़ेंगे इक्विलिब्रियम को? 3 कंडीशन से, बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब ये सारी जो बातें है ना, एक आदमी के दिमाग में आई, और वो जो जबरदस्त आदमी, उसका नाम है ली। क्या ली पता नहीं, लेकिन उसने बोला ली, चैटेलियर प्रिंसिपल। शायद ब्रूस ली के परिवार के होंगे वो, ब्रूस ली और ये ली चैटरली, ठीक है। तो इन्होंने एक लॉ दिया और ये बताया कि ये लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, क्यों नहीं चेंज होने देते। इन्होंने ये कहा, व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम कहां पे होती है? इक्विलिब्रियम पे होती है, क्योंकि हमें समझना है ना इक्विलिब्रियम वालों की क्या साइकोलॉजी होती है। इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन एनी ऑफ फैक्टर डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमेशा ध्यान रखते कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा करोगे, द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड इन सच ए वे दैट एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हमेशा ध्यान रखती कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। अगर हम गलती से उसको डिस्टर्ब कर दे, कैसे करेंगे? ये सब चेंजेस करके। तो वो क्या करती है इक्विलिब्रियम रिएक्शन? ऐसा कुछ करती है, ऐसा अपोज करती है कि वो खुद को वापस क्या बना ले? इक्विलिब्रियम बना ले। मतलब सर ये भी जबरदस्त है। हाँ, ये जबरदस्ती है। अगर आप उसको चेंज करोगे, उसका इक्विलिब्रियम बदलोगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो रिएक्शन इसका ध्यान रखती है कि वो उस चेंज को मिनिमाइज कर दे, ऐसा कुछ करे कि उसका इफेक्ट कम हो जाए, और फिर से क्या अचीव कर ले? इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। ये ली चैटरली ने कहा है। अगर आप इक्विलिब्रियम अचीव करने वाली रिएक्शन को डिस्टर्ब करोगे, कैसे? मानो मैंने कंसंट्रेशन बदल दिया। व्हाट इज कंसंट्रेशन? प्रमाण। अब मेरे पास रिएक्टेंट में क्या है? एक्स है, और रिएक्टेंट में क्या है? वाई। मुझे लगा कि एकदम अच्छा चल रहा है, तो देखा जाता है क्या किसी का अच्छा? हमें कम ऑन बताओ, क्या हम किसी का अच्छा देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। केमिस्ट्री में तो नहीं देखना अच्छा। मैं क्या करता हूं, और एक्स कंपाउंड लाता हूं और रिएक्शन में ओम बट स्वा ऐसा मार देता हूं, तो मैंने क्या बढ़ा दिया? एक्स, और थोड़ा वाई भी डाल दिया। तो बताओ क्या अब रिएक्शन बैलेंस हो गई? नहीं। अब मैंने रिएक्शन को कहा, देखा कैसी बैंड बजाई तेरे को, अब डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन रिएक्शन अपना रूल फॉलो करेगी। इफ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड इफ यू वांट टू चेंज और यू वांट टू डिस्टर्ब द रिएक्शन, वो क्या करेगी? वो ऐसे रिएक्शन आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? इन सच ए वे दैट टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। वो ऐसा बिहेव करेगी कि उस पर जो आपने इफेक्ट बदला है ना उसका, ये चेंज करके, वो उसको फिर से क्या करेगी? मिनिमाइज कर देगी। सर हमें फायदा हुआ कि यस। अब इस करने में जब वो रिएक्शन खुद को बैलेंस करेगी, हमें क्या मिल जाएगा? प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट इस साइड में मिलेगा, इस साइड में, हमें प्रोडक्ट इस साइड में चाहिए, हो सकता है हमें इस साइड में प्रोडक्ट चाहिए। जो भी हमारी प्रोडक्ट की साइड है, हम डिस्टर्ब अपोजिट साइड में करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट साइड में रिजल्ट आए। ठीक है, तो ये ली चैटरली प्रिंसिपल है जो हमें समझना है। क्या आपके दिमाग में ये बातें गई? इक्विलिब्रियम में हमें प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, और अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हाउ वी कैन डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम? बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? प्रमाण। हम रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, किसी का प्रमाण चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे? प्रमाण को, अमाउंट को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? चेंज। सो व्हेन वी चेंज इट, वी गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड प्रोडक्ट। गुड प्रोडक्ट का यील्ड हमें मिलेगा। इफ वी चेंज द प्रेशर, हो सकता है कि रिएक्शन हमें अच्छा प्रोडक्ट दे। इफ वी चेंज द टेम्परेचर, देयर मे बी चांसेस वी गेट अ गुड क्वालिटी और गुड यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। खाली इक्विलिब्रियम नहीं रखना, इक्विलिब्रियम से मिल कुछ नहीं रहा है। ली चैटरली ने वही कहा, अगर आप रिएक्शन को छेड़ोगे, तो रिएक्शन ऐसा कुछ करेगी कि फिर से वो
अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, लेकिन इतने छोटू से टाइम में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिला लेंगे। ये रिएक्ट उसका कहना था, ठीक है। अब इन चीज़ों को हम प्रूव करते हैं। क्या ये दिमाग में आ गया आपके? एकदम चिंदी कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमें उसको डिस्टर्ब करना ही है, ये दिमाग में सेट करो। रिएक्शन खुद क्या कर लेगी? बैलेंस कर लेगी। आई बात समझ में? अगर ये भी दिमाग में नहीं आया ना, तो मैं आपको सेंटर ऑफ मास का फिजिक्स का कंसेप्ट बताता हूँ। सेंटर ऑफ मास का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट देखो, ये एक स्केल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट, एकदम लीनियर स्केल है। अगर लीनियर स्केल को मैं यहाँ पे अगर सेंटर पे पिवोट पे रख दूँ, अब ये क्या हो गई यहाँ पे? बैलेंस, बिल्कुल सेम, क्योंकि इधर का मास और इधर का मास क्या सेम। डायग्राम पे मत जाओ, है ना, मेरी डायग्राम ब्रांडेड एकदम। अगर मानो मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वजन रख दिया, तो बताओ सेंटर अभी भी यहाँ बना रहेगा या शिफ्ट हो जाएगा? मुझे पिवोट यहाँ लाना पड़ेगा कहीं। अब यहाँ पे सेंटर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? बैलेंस। जिधर मास है दुनिया उधर ही जाती है। आई बात समझ में? वैसा ही होता है। इसी तरह इक्विलिब्रियम बार बार अचीव होगा। बार बार डिस्टर्ब करो, रिएक्शन फिर भी क्या कर लेगी? खुद को इक्विलिब्रियम में लाएगी। उस रिएक्शन का नेचर ही है, लेकिन हमने उस कंडीशन में भी क्या चाहा? उससे प्रोडक्ट। अब कैसे होगा देखो, अगर हम कंसंट्रेशन बदलेंगे, कंसंट्रेशन मतलब प्रमाण का बदलना। चलो मान लेते हैं मेरे पास कुछ है, N2 है और 3H2 है, लिख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है? N2 है, N2। अब हम कुछ नहीं करेंगे, और N2 है हमारे पास, और थ्राइस H2O है, और यहाँ से हमें मिल रहा है ट्वाइस, आई एम सॉरी, थ्राइस NH2। क्या गलत रिएक्शन? मेरे ख्याल से ट्वाइस आना चाहिए, या नहीं? थ्राइस है, 3 दूना 6, और ये 3, गड़बड़ है क्या? यहाँ ट्वाइस NH2 आना चाहिए ना। हाँ, तो अगर यहाँ ट्वाइस हो गया तो हाँ NH3 लिखना चाहिए था उनको, ट्वाइस NH3। तो ये यहाँ पे गैस लिख देता हूँ मैं, थ्राइस H2, ठीक है। यहाँ पे गलत है, यहाँ ट्वाइस कर दो NH3, राइट। ये एक केमिकल इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन में जितना फॉरवर्ड का स्पीड है उतना ही रिवर्स का स्पीड है, और रिएक्शन एकदम मस्त बैलेंस चल रही है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ। क्या बढ़ा देता हूँ मैं? कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मतलब क्या बढ़ाना भाई? रिएक्टेंट बढ़ाओ या प्रोडक्ट बढ़ाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे H2O और ऐड कर देता हूँ। H2O नहीं, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन गैस ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड किया मैंने? हाइड्रोजन गैस। अब सोचो, क्या अब ये रिएक्शन बैलेंस रहेगी? इस कंडीशन में एकदम 100% इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट थोड़ा सा बढ़ा दूं, रिएक्टेंट और ऐड कर दूं, तो क्या प्रोडक्ट यही रह पाएगा? नहीं। ऐसे कंडीशन के कारण हमने जो ऐड किया उसको क्या बोलेंगे हम? मोर रिएक्टेंट। क्या चेंजेस होंगे? देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे? रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा बन जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कम। आप समझ रहे हो ना? सब कुछ बैलेंस था, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दे तो बताओ किस साइड में ज्यादा कंसंट्रेशन है? सर रिएक्टेंट में ज्यादा हो गया और प्रोडक्ट में क्या हो गया? अभी यहाँ पे कम। तो मोर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है? हमारे यहाँ पे कम। और इसकी वजह से रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्शन को तो मैंने बोला अरे भाई इसने रिएक्शन को ऐसा छोड़ के नहीं जा सकते। रिएक्शन में पूछा क्या चल रहा है, उसने बोला यार बेकार हालत हो गई। हम पहले बैलेंस थे, लेकिन किसी ने गलती से हमें क्या डाल दिया? हाइड्रोजन। तो अब क्या है वो रिएक्शन? क्या इक्विलिब्रियम को है या नहीं है? नहीं, डिस्टर्ब हो चुकी है। तो रिएक्शन क्या करेगी अब डिस्टर्ब होने के बाद? वो फिर से अपोज करेगी और फिर से ट्राई करेगी कि मैं खुद को क्या कर लूं? बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए क्या जाना पड़ेगा? इधर तो ज्यादा है और इधर कम है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो रिएक्शन मूव टुवर्ड फॉरवर्ड वे। कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इधर ज्यादा हुआ है और रिएक्शन को फिर बैलेंस होना है, तो ये यहां से कुछ चीजें कहां भेजनी पड़ेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि इधर ज्यादा है और इधर कम थी ना, तो ज्यादा चीजें कम डायरेक्शन में भेजो और रिएक्शन को क्या कर दो? फिर से बैलेंस। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? प्रोडक्ट। क्या मिल गया? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट ज्यादा डाल दो। क्या डाल दो? रिएक्टेंट ज्यादा। ये कुछ काम वाली बाई की तरह तो नहीं हो गया? मानो काम वाली बाई ये घर में काम ही नहीं कर रही, बैठी ऐसे टीवी देख रही। मानो कुछ लोग करते हैं ऐसा, अब मैं उसमें सही अच्छा गला में नहीं जाऊंगा। और उसको पता है कि कुछ काम नहीं बाकी, अभी बस टाइल्स क्लीन करनी है और बस घर निकलना है। अब कुछ लोगों से देखा नहीं जाता, तो उस घर में जो ओनर थे उन्होंने क्या कर दिया? कपड़े लाके डाल दिए। ये कपड़े धो लेना, उसके बाद इस कपड़ों की घड़ी कर लेना, उसके बाद बच्चों को नहला देना, उसके बाद बाजू वाले के बच्चे उसको भी नहला देना, है ना, उसके बाद तेरे भी बच्चे घर से लेके आना, उसको भी नहला देना।
अब रेट ऑफ रिएक्शन किस साइड में जाएगी, वो आराम से बैठी रहेगी या काम स्टार्ट होगा? वेरी टैलेंटेड गाइस, बस यही मैं समझा रहा, यही तो है। इंसानों ने किसी को छोड़ा नहीं, इंसान बहुत ही डैश डैश और डैश टाइप के लोग हैं, किसी को भी शांति से नहीं बैठने देते वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस यही सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा चल रहा था इनका, फुल मजे चल रहे थे, एकदम लाइफ में सेटल थी, लेकिन हमें इनको सेटल करके कोई फायदा है क्या? नहीं। प्रोडक्ट कौन देगा? तेरा डैश डैश, ऐसा हमने उससे पूछा, तो उसके लिए हमने क्या किया? उसको डिस्टर्ब किया। क्या किया? डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करना मतलब उसका कंसंट्रेशन बदलना, बाहर से और हाइड्रोजन ऐड कर दिया या बाहर से और नाइट्रोजन ऐड कर दिया, तो रिएक्शन बैलेंस रहेगी क्या? नहीं। हमें चिंता नहीं करनी है, रिएक्शन ही चिंता करेगी। वो सोचेगी यार मैं तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम रिएक्शन हूँ, लेकिन मेरा रिएक्टेंट बढ़ चुका है, तो मुझे खुद को बैलेंस करने के लिए मेरे जो रिएक्टेंट है उसको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में हम अपनी झोली लेके बैठे हैं। क्या लेके बैठे हैं? झोली। जैसे ही इधर प्रोडक्ट ज्यादा आ गया तुरंत ले लेंगे, बस खत्म हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव। और हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा ही हमें मिलेगा, बाकी बाद में रिएक्शन फिर क्या हो जाएगी? बैलेंस। प्रोडक्ट चाहिए, इसको क्या करो? बैलेंस करो। हो गया, यही गेम है। आई बात समझ में? तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मानो आप उल्टी रिएक्शन कंसिडर करते हैं, उल्टी रिएक्शन करते हैं। देखो कि हमारे पास अब N2 है गैस प्लस थ्राइस H2 है, H2 नहीं है, सॉरी, थ्राइस H2 गैस है, और ये हमें दे रहा है ट्वाइस NH2 NH3, आई एम सॉरी। अब हम क्या करते हैं? N2 को घटा देते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा बढ़ाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्या करना है? घटा देना है। मैंने N2 को क्या कर दिया? यहाँ पे घटा दिया, कम कर दिया। अब N2 घटने के कारण क्या हो जाएगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज डाउन, डिक्रीजिंग, अगर ये घट जाएगा तो बताओ, अगर ये घट जाएगा तो रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? कम। रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, और ये लेस होते ही नेचुरली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रोडक्ट साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट बढ़ेगा। अगर रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा तो भाई नाइंसाफी हो गई ना। तो ये रिएक्शन सोचेगी यार प्रोडक्ट में तो ज्यादा प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट में तो कमी है, तो ये यहां से फिर से NH3 से क्या बनाने की कोशिश करेंगे? क्या बनाने की कोशिश करेंगे? रिएक्टेंट। ये मत सोचना कि N2 गैस प्लस थ्राइस H2O अमोनिया है, आपको ये भी सोचना है कि अमोनिया गिव्स ट्वाइस N2 और थ्राइस H2। फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन है, इससे ये भी बनता है और इससे ये भी बनता है। अब हमें दिख रहा है कि मैं N2 को किसी तरह निकाल लूँ तो रिएक्शन अब बैलेंस रहेगी? नहीं। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं रहेगी तो कौन ज्यादा है उसको ढूंढो। क्या ढूंढना है? कौन ज्यादा है? ये तो बेचारा कम हो गया ना N2 छीनने के बाद, अब इसको टेंशन है। अब ये सवाल हो सकता है सर जाने दो ना, रिएक्शन अनबैलेंस। नहीं, ये टाइप की रिएक्शन हमेशा खुद को क्या करना चाहती है? बैलेंस। ये वो वाली रिएक्शन नहीं, ये हमेशा क्या करना चाहती है? खुद को बैलेंस। आपको ये चिंता नहीं करनी, नेचर ने उनको यही आदत दी है, आपको बस उसको क्या करना है? छीनना है। अगर मैं आपको पकड़ूं और आपके हाथ से ब्लड डोनेशन के नाम पे 10-20 लीटर ब्लड ले ले, तो आपकी बॉडी क्या बोलेगी? टाइम प्लीज, वो सर तो ऐसे ये ब्लड छीन लेते, अब मैं ब्लड नहीं बनाऊंगी। क्या बॉडी ऐसा करेगी? बॉडी तुरंत क्या बनाने लग जाएगी? ब्लड। अगर हम इसमें से कोई चीज छीन ले तो ये रिएक्शन तुरंत कैलकुलेट करती कौन सी साइड में ज्यादा प्रोडक्ट्स है। वो बोलेगी यार प्रोडक्ट साइड तो ज्यादा है और रिएक्टेंट क्या है? कम। तो रिएक्शन अब इधर नहीं चलेगी, रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट हो जाएगी? पूरी इस साइड में, क्योंकि उसको पता है अगर रिएक्शन अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट ज्यादा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कहां बढ़ जाएगी? रिएक्टेंट की साइड में। अब देखो, व्हेन मोर प्रोडक्ट इज देयर और रिएक्टेंट अगर कम हो तो रिएक्शन किस साइड में बनेगी? बैकवर्ड साइड में। यही तो वो चाह रहा है। सो आप रिएक्शन को डिस्टर्ब करके प्रोडक्ट ले सकते हो। आपकी जो प्रोडक्टिविटी का यील्ड है, जो आपका मेन प्रोडक्ट है, उसकी संख्या बढ़ा सकते हो। यही ली चैटरली ने कहा। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ली चैटरली के प्रिंसिपल से। उसने इसकी आदत ढूंढी। इसने क्या कर ली? आदत ढूंढ ली। और ये आदत वही है कि भाई तुम इससे जो चाहे ना ले सकते हो, खाली उसको क्या कर दो? थोड़ा सा डिस्टर्ब। अब आपको क्या चाहिए? सर मुझे अमोनिया चाहिए। आपको क्या चाहिए? अमोनिया। तो अमोनिया को कुछ मत करो, आप इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन क्या डाल दो? थोड़ा सा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या थोड़ी बढ़ा दो, और चाहिए तो थोड़ा हाइड्रोजन भी और डाल दो। अब बाकी काम आपको बस दूर खड़े रह के देखना है। जब ये चीजें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी तो बताओ क्या अब ये बैलेंस है? नहीं। तो अब ज्यादा है तो ये दोनों मिलके फिर से क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। अब जरूरत से ज्यादा जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है हम ले लेंगे।
क्या करेंगे, हम ले लेंगे, बात खत्म। आई बात समझ में? तो हम उसको छेड़ के भी उससे क्या मिला सकते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें जो अच्छा लगे आप लिखो एक बार। अब तो हम ये इस कंक्लूजन पे आए हैं कि ये रिएक्शन आमतौर पे प्रोडक्ट देती नहीं है। इसलिए तो ली चैटरली ने बोला कि अगर आपको इससे प्रोडक्ट चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टर्ब। और इसकी एक जो प्रॉपर्टी ना वो हमें हेल्प करेगी, वो क्या है, ये हमेशा क्या रहना चाहती है, बैलेंस। अगर ये बैलेंस रहना चाहती है तो मैंने अगर एक्स्ट्रा नाइट्रोजन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दे दिए तो रिएक्शन को टेंशन आ जाएगा ना, वो सोचेगी मैं तो अनबैलेंस हूं। किस साइड में अनबैलेंस है, वो रिएक्टेंट साइड में अनबैलेंस होगी। तो अपना अनबैलेंस हटाने के लिए वो क्या बना देगी फिर, प्रोडक्ट। आई बात समझ में? प्रोडक्ट बनते ही हम ले लेंगे और रिएक्शन सोचिए, अच्छा जो एक्स्ट्रा आया था उसका मैंने प्रोडक्ट बना दिया और दे दिया, अब रिएक्शन क्या होगी फिर से, ये उसकी प्रॉपर्टी है। वो अगर अनबैलेंस है तो परमानेंट नहीं बन जाती फिक्स, ये जिसकी वजह से अनबैलेंस है ना, और जिस साइड में अनबैलेंस है उस साइड से प्रोडक्ट बना के दूसरी साइड में भेज देती है और हमें फिर से खुद क्या हो जाती है, बैलेंस, और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट। ये एक फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा चलो आप अगर कंसंट्रेशन नहीं बदलना चाहते ना, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू चेंज द कंसंट्रेशन, आप क्या करो, आप प्रेशर को चेंज कर दो। इफ यू चेंज द प्रेशर, फिर भी अगर आप प्रेशर चेंज करोगे फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी गैस। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको प्रेशर वाला क्राइटेरिया यूज करना है तो वही रिएक्शन को चुने जिसमें रिएक्टेंट और खुद प्रोडक्ट क्या हो, दोनों भी गैस हो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, this is what, gas. This gives the product phosphorus trichloride gas and again chlorine 2 gas. आप प्रेशर वाली कंडीशन ली चैटरली में तब लगा सकते हो जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा क्या हो, गैस, वरना प्रेशर का कॉन्सेप्ट भूल जाओ। अब यहां पे मानते हैं कि ये यही चीजें हमारे पास हैं, तो आपके पास 1 PCl5 है, एक मोल PCl5 है, बराबर है ना, कितना ये 1 मोल PCl5, और यहाँ ये 1 मोल, और क्लोरीन भी कितना मोल, 1 मोल, तो टोटल कितने मोल हो गए आपके पास, 2 मोल। और इधर टोटल कितने मोल है आपके पास, 1 मोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वी हैव 1 मोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एट दिस साइड एंड वी हैव 1 मोल PCl3 ट्राइक्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, तो टोटल मोल आर 2 इन प्रोडक्ट साइड, अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो, और 1 मोल है। याद रखना इसका जुगाड़ एकदम सिंपल है, जहां कम है ना वहां ध्यान ही नहीं देने का, जहां कम है वहां ध्यान देने का नहीं। मानो शादी में गए आप, है ना, दुल्हन रो रही है, दूल्हा खुश है, लोग वो फेंक रहे हैं, शादी हो रही है, वहां क्यों ध्यान दे रहे हो आप? आपका ध्यान हमेशा कहां होना चाहिए, खाने पे होना चाहिए। वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, वाओ। तो जहां ज्यादा मोल रहेंगे ना, कम मोल की साइड को भूल जाओ, जहां ज्यादा मोल है ना वहीं पे क्या रखना है आपका, फोकस। जहां ज्यादा मोल है वहां क्या रखना है, फोकस। मानो कि इस रिएक्शन हो रही है, क्या आप इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो कि ज्यादा मोल की क्वांटिटी किस साइड में? मानो एक सेकंड के लिए ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, कैन यू टेल मी विच साइड हैज अ मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ समथिंग, दिस साइड। ट्रिक ये है कि जहां ज्यादा है ना वहीं पे ध्यान देने का, कम वालों को कोई इज्जत होती नहीं। अगर मानो कि मैं प्रेशर बढ़ा दूं, क्या बढ़ाने लग जाओ अब, प्रेशर, मैंने इस रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, इसके ऊपर का प्रेशर, ज्यादा प्रेशर रहेगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, ज्यादा। सोचो कि यहां बहुत ज्यादा प्रेशर है और यहां भी आपने प्रेशर, पूरी रिएक्शन पे प्रेशर लगाया ना, पूरी रिएक्शन पे क्या लगाया आपने, प्रेशर। तो पूरी रिएक्शन जब प्रेशराइज होगी, याद रखना जहां ज्यादा मोल है या ज्यादा वैल्यू है वही की साइड की इंक्रीमेंट होगी, ये ट्रिक है। तो अगर आप यहां लगाते हो, यहां ज्यादा मोल है और यहां कम मोल है, तो हमेशा याद रखना इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर प्रेशर किस साइड में दिख रहा है आपको, देखो यहां पे ज्यादा प्रेशर है, कहां, कौन सी साइड बोलूं मैं, प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट पे क्या दिख रहा है आपको, मोर प्रेशर, और रिएक्टेंट में क्या दिख रहा है आपको, लेस प्रेशर। इसके कारण रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में। अगर यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां भी प्रेशर है और यहां भी प्रेशर है, तो यहां प्रेशर ज्यादा और यहां कम होगा ना एज कंपेयर टू, तो रिएक्शन कहां जाएगी, हमेशा बैकवर्ड साइड। ज्यादा मोल है या कम मोल है, प्रेशर देने के बाद अगर प्रेशर आप दोगे, याद रखना, आप मुझे बताओ प्रेशर कहां ज्यादा होगा। अगर फिर भी डिटेल में जाना है तो और डिटेल में जा सकते हो। यहां प्रेशर क्या रहेगा,
ज़्यादा। सिर्फ दोनों पे सेम प्रेशर है, नहीं, वो गलती मत करना, फिर से डिटेल में जाऊंगा। यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा, और यहाँ प्रेशर क्या बनेगा, कम। हाउ दिस इज, प्रेशर तो एक साथ ही दे रहे हैं। व्हाट इज प्रेशर, फिर डिटेल में समझो प्रेशर क्या है। देखो यहाँ 2 मोल गैस है, ऐसा मानो, कितना गैस है, 2 मोल। 1 मोल में कितने एटम आते हैं भाई, 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ 2 मोल है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देता हूँ दिस साइड, और यहाँ कितना मोल है, 1 मोल। यहाँ पे कितना है, 0.623 इंटू 10⁻23। आप मुझे बताओ गैस के एटम यहाँ ज्यादा है या गैस के एटम यहाँ ज्यादा है, सेकंड में। क्यों भाई, यहाँ 2 मोल है, लगभग दुगने, और यहाँ 1 ही मोल है। अगर आप दोनों को सेम भी प्रेशराइज करोगे तो बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा बनेगा, सेकंड में। प्रेशर किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ एटम्स पे भाई। प्रेशर किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ एटम्स पे। इसको छापो, समझने की कोशिश करो। जिस साइड ज्यादा मोल होंगे उस साइड क्या होगी, ज्यादा प्रेशर, क्योंकि यहाँ 2 मोल गैस है ना, तो एटम की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ पे 1 मोल है तो कम हो गई। और सारी दुनिया को एक पता है, अब सारी दुनिया को पता होना, आपको तो पता है PV इज इक्वल टू nRT ना बॉस। सो कैन आई राइट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गॅस। जेवढे जास्त गॅसचे मोल असतील तेवढा जास्त काय असेल, प्रेशर। कस काय सर, ये देखो मग अस काय, कस काय म्हणजे अस काय, देखो ये टायर है, एक टायर ऐसा है और एक टायर एकदम पुचकुला टायर है। क्यों भाई, इसमें हवा कम है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या बताएगा, देखते हैं ना। वैसे यहाँ पे एक मशीन लगाते हैं और ऐसा कुछ देखते हैं, नंबर डायल कर रहे हैं क्या, भाई को फोन लावता है कहते नहीं, क्या कर रहे भाई, वो यहाँ पे प्रेशर चेक किया जा रहा है। प्रेशर कब ज्यादा आएगा, वो क्या चेक करते हैं, अंदर कितनी हवा है। क्या उनके घर की हवा थोड़ी चुरा के लाई हम, अंदर कितनी हवा है, जितनी ज्यादा अंदर हवा उतना प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा। यही तो हो रहा है ना, मैं वही कह रहा हूं, इकडे जास्त मोल है भाई, इधर ज्यादा मोल है, इधर कम मोल है, देयर इज ओनली 1 मोल। सो बताओ प्रेशर कहां ज्यादा होगा, जहां पे ज्यादा मोल होंगे। इस यही तो इंग्लिश में लिखा है, मोर प्रेशर ऑन प्रोडक्ट, तो लेस प्रेशर कहां आएगा, इधर। और चीजें कहां से कहां जाती है, कहां से जाती है, हाँ, हमेशा चीजें हाई प्रेशर से कहां जाने की कोशिश करेगी, लो। अगर आप इस टायर का वो क्या रहता है ना ऐसा, जिसमें से हवा भरते हैं, अगर वो खोलोगे वॉल, तो बाहर की हवा अंदर जाएगी या अंदर की हवा बाहर निकलेगी, हाँ, आई बात समझ में। जहां कम प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर से चीजें कहां आती, यहां पे। अगर यहां ज्यादा प्रेशर है तो रिएक्शन इधर ही बढ़ेगी या बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड। इतना चिंदी है, इतना चिंदी कंसेप्ट है। प्रेशर ज्यादा नहीं है, ये जैसे बोल रहे वैसा मतलब लो, ज्यादा मोल ज्यादा प्रेशर, ये तो दिमाग में रख सकते हैं ना। ज्यादा मोल नहीं समझा तो टायर पे आ जाओ, कुणाचा टायर, कुणाची सायकलचा तोडा, अपने को क्या फर्क है, हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। बीजो नंबर नो एग्जाम्पल, ये समझिए, रिएक्शन कहा जाएगी ज्यादा। अगर ये आपको रिएक्शन दे दें और पूछ ले कि बताओ बेटा यहां से किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जा सकती है, तो क्या करोगे, 1 मोल ना, 1 मोल, येचा 1 मोल, टोटल कितने मोल, 2 मोल, इधर कितने मोल, 1 मोल। बताओ रिएक्शन आगे बढ़ेगी, पीछे जाएगी, पीछे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों, अरे भाई ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, और इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हमेशा क्या चाहती है, खुद को बैलेंस करना। क्या करना, खुद को बैलेंस करना। उसको समझ रहा है कि भाई इधर ज्यादा गैस के मोल हो चुके, इधर कम है, तो वो बैक में जाके दोनों को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। यही तो ली चैटरली ने कहा। ली चैटरली यही कह रहे हैं कि रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज ऑलवेज ट्राई और ऑलवेज वांट टू बैलेंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अगर हमें कुछ चाहिए तो हम दोनों को डिस्टर्ब कर देंगे, थोड़ी गुदगुद कर देंगे उसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट। अब चलो इस रिएक्शन को देखते हैं, सेकंड वाली, अभी फास्ट लेंगे। नाउ सेम रिएक्शन लिया हमने, नाउ वी हैव this PCl5 again, this is gas, and 1 PCl3 and 1 Cl2. Now we decreasing the pressure. हम क्या करते हैं, प्रेशर को घटा देते हैं। अगर आप प्रेशर घटाओगे तो बताओ प्रेशर ऑन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कम। जब आप प्रेशर घटाओगे तो यहाँ कितने मोल है, 2 मोल, यहाँ कितने मोल है, 1 मोल, और प्रेशर क्या कर दिया है, डाउन। अगर प्रेशर डाउन होगा तो प्रोडक्ट में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा डाउन। प्रेशर कम करना मतलब क्या कम कर रहे हैं हम, इसके बारे में सोचो। प्रेशर आप सोचो, चलो मैं आपको बताता हूँ, आपके प्रैक्टिकली देखते हैं, गाड़ी में टायर में जो है ना फुल हवा भरी है एकदम, वो जो बैरोमीटर है ना,
उसको क्या बोलते हैं आप, बैरोमीटर। बार मतलब प्रेशर लेते हैं ना, ये हो गया आपका बैरोमीटर। बार मतलब नंदुरबार है ना, वो टाइप का बैरोमीटर, ऐसा नहीं है। बार मतलब प्रेशर गिनने का मीटर है ना, नंदुरबार। हाँ सर, हाँ ऐसा कुछ काम मत करना। बैरोमीटर मतलब प्रेशर वाला मीटर। फुल रीडिंग बता रहा है, फुल एकदम टाइट है, फुल। हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि चलो थोड़ी सी ना प्रेशर घटाओ, तो क्या घटाओगे आप? चिल्लाओगे उस पर, ए टायर हैं, लाज ना शर्म, घटा दे अपना प्रेशर? नहीं, आप उसमें से एयर को क्या करोगे, निकालोगे। तो जब हम बोलते हैं कि किसी चीज का प्रेशर घटाना है, तो उसमें से हम नंबर ऑफ मोल को भी क्या कर देते हैं, घटाते हैं, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो अगर आप प्रेशर घटाना चाहते हो तो इसके मोल्स को क्या कर रहे हो, कम। तो यही तो लिख रहे हैं इंग्लिश में, द लेस नंबर ऑफ प्रेशर ऑन द प्रोडक्ट। जब आप ये करोगे तो प्रोडक्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और इसका कम करोगे, ये घट जाएगी, तो ये वैल्यू नेचुरली क्या लगेगी, बड़ी। तो मोर प्रेशर ऑन रिएक्टेंट है, तो रिएक्शन किस साइड में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं कि सवाल किस तरह पे बैठ सकता है इस पे। जेई में मानो नीट में कैसे सवाल आ जाएगा। याद रखना कभी भी, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में जितने गैस के मोल है, अगर रिएक्टेंट में भी उतने गैस के मोल होंगे, तो प्रेशर उस रिएक्शन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, कौन सी केमिकल रिएक्शन, गैस वाली, कौन सी केमिकल रिएक्शन, गैस वाली। सर गैस वाली एक रिएक्शन ले लो, ले लेते हैं, N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस NO गैस। अब मुझे बताओ कि ये रिएक्शन प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं या प्रेशर बहुत घटा दूं, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। पहली केस लेते हैं, अगर रिएक्शन बहुत, प्रेशर बहुत बढ़ा दूं, तो रिएक्शन कहां जाएगी? अगर प्रेशर बहुत घटा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? कहीं नहीं जाएगी भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के मोल, आप समझे ही नहीं, प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल, एक और एक कितने हो गए, दो, दोनों भी सेम हो, तो प्रेशर इस रिएक्शन को कुछ भी नहीं कर पाएगा, फिर भी रिएक्शन कहां रहेगी, इक्विलिब्रियम में। यही है जेई नीट के लिए सबसे आईएमपी कॉन्सेप्ट, लिखो जेई और नीट के लिए सबसे आईएमपी कॉन्सेप्ट यही है। फर्स्ट चेकआउट, व्हाई आई एम, मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूं, व्हाई आई एम शेयरिंग दैट कंटिन्यूअसली, फर्स्ट चेक आउट द मोल्स। जिसके मोल, प्रेशर अनबैलेंस होगा तो कुछ जाएगा ना, प्रेशर दोनों में सेम है तो कहीं नहीं जाएगा। तो अगर इनके दोनों के मोल सेम है तो बताओ प्रेशर का कितना इफेक्ट हुआ रिएक्शन को चेंज करने में, जीरो होगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, मोल चेक करो, और आपको ऐसे कुछ रिएक्शन देंगे और बताएंगे कि बताओ इसमें से कौन सी रिएक्शन है जिसपे प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा और फिर भी इक्विलिब्रियम बैलेंस रहेगा। याद इकड़े दोनों है और इधर भी दोनों है, तो अगर दोनों के मोल सेम है तो बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है। जहां दोनों साइड में मोल सेम है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ना, अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो भाई जितना प्रेशर है, प्रेशर किस पे डिपेंड है, मोल पे, तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, मोल सेम प्रेशर सेम, तो प्रेशर सेम, चीज यहां से वहां नहीं जाएगी। फिर से एग्जांपल देता हूं टायर का ही, मानो टायर में हवा भर दी है और इस टायर को हम ऐसे प्लैनेट पे ले जाए जहां पे बाहर का प्रेशर और टायर के अंदर का प्रेशर सेम हो। अगर मैं इसको खोल दूं तो बताओ हवा कहाँ जाएगी, अंदर या बाहर? कहीं जाएगी नहीं, टायर की हवा टायर में रहेगी, बाहर की हवा बाहर रहेगी, क्योंकि प्रेशर क्या है, सेम। लेकिन अर्थ पे हवा कहाँ आती है, तो प्रेशर कहाँ है, टायर के अंदर ज्यादा है, इसलिए हवा कहाँ आ गई, बाहर। चीजें जहां ज्यादा होती है वहां से कहाँ आती है, कम के पास। मेरे पास कुछ नॉलेज है थोड़ा बहुत ज्यादा, इसलिए तो आपको पढ़ा रहा हूं ना, वरना आप पढ़ाते यहाँ। तो जब तक एनर्जी की लेवल जिसकी ज्यादा होती है वो कहां तक आता है, कम तक। ठीक है, अब ये एग्जांपल मेरे लिए ख्याल से समझ गया होगा। दिस सेकंड लाइज इज रियली इंपॉर्टेंट। याद रखना, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर सेम, प्रेशर उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम का बाल भी बाका नहीं कर सकता, रिएक्शन रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो कॉपी करो, अगले पॉइंट पे जाते हैं। डन, आगे बढ़ेंगे। ये एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है, ली चैटरली ने कहा अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन किस कंडीशन में है आपकी, इक्विलिब्रियम।
और आप फिर भी उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि आपको क्या मिले, डिजायर्ड प्रोडक्ट, आपको क्या मिल जाए, डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें तो शायद कुछ हो सकता है। जैसे कि हम A और B मेरे पास है और वो दे रहा है C और D, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत ही मस्त इक्विलिब्रियम सेट कर चुकी है, जितना रेट से A और B CD बना रहे हैं उसी रेट से C और D फिर से क्या बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम। इससे मुझे मेरे डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए मैंने पूछा कि भाई डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे ये पता चला कि इफ़ यू वांट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो मैंने पहली बार कंसंट्रेशन बदल दिया, दूसरी बार प्रेशर बदल दिया, अब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है टेम्परेचर बदल के देखूँ। टेम्परेचर बदल देने से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इन्होंने लिखा है कि भाई क्या कर दो, आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानो। इसके लिए हमने दो कंडीशन ले ली, एक ली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले क्या पढ़ लेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाम देखो, एक्सो मतलब एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब चले जाना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट आती है ऐसी रिएक्शन में या जाती है, कहाँ जाती है, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में गई तो उसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। डेल्टा एच क्या बनेगा भाई, निगेटिव। इसका मतलब हीट कहाँ गई, किसके साथ भाग गई हीट, हीट सराउंडिंग में गई। हीट कहाँ चली गई, सराउंडिंग। मतलब ये वो केमिकल रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट या वो जो भी आपका चीज है ना, वो हीट लेता नहीं, हीट क्या कर देता है, छोड़ देता है। यहां लिख दिया क्लियरली एकदम, हीट रिलीज्ड। ठीक, क्यों पढ़ रहे, समझ रहा है। इक्विलिब्रियम से आपको अच्छे से प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था तो हमने ली चैटरली से पूछा। ली चैटरली ने कहा ये अच्छी बात है कि ये रिएक्शन जो है ना हमेशा बैलेंस होने के लिए कॉन्शियस रहती है, यही से हमारा फायदा है। इसको कुछ बोलो मत, इसको बैलेंस ही रहने दो। आप क्या करो, थोड़ा डिस्टर्बेंस लाओ। मतलब ये डिस्टर्ब हो गई, अब डिस्टर्ब हो जाएगी ना तो उसको ये चेक करना पड़ेगा रिएक्शन को कि इधर ज्यादा वैल्यू या इधर ज्यादा। अगर इधर ज्यादा है तो वो इधर भेज देगी और इधर ज्यादा है तो इधर भेज देगी, तब हम अपना प्रोडक्ट निकाल के भाग जाएंगे। उल्टा अच्छा है कि वो डिस्टर्ब नहीं है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर की छेड़छाड़ कर दूं, कौन सी रिएक्शन ली मैंने पहले, एक्सोथर्मिक। ऐसी रिएक्शन जो हीट छोड़ने पे भरोसा करती सराउंडिंग पे, जिसकी वजह से उसका डेल्टा एच क्या आता है, निगेटिव। निगेटिव का अर्थ होता है हीट सोड ली और पॉजिटिव का अर्थ होता है हीट ली सराउंडिंग से। तो ये वाली रिएक्शन है। अब इसके लिए भी कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं और कुछ शांति से इसको समझो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लगेगा। अब लिया मैंने N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स थ्राइस, आई एम रियली सॉरी, twice NH3 गैस। ये एक पार्ट आता है। अब यहां पे हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक ना। हम चाहिए तो एंडो से भी ट्राई कर सकते हैं, एंडो से भी ट्राई कर सकते हैं। एंडो से पढ़ा देता हूं ताकि एक्सो में मुझे कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, एंडो पढ़ाऊँ या एक्सो पढ़ाऊँ, एक मिनट है मेरा। ठीक है, हम पहले बात करेंगे एंडोथर्मिक से। एंडोथर्मिक पे अगर हमें एंडोथर्मिक के बारे में बात करना है, व्हाट इज एंडोथर्मिक, ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट मिलती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब टूवर्ड आर एंड हमें मिलेगी। यहां पे डेल्टा एच क्या होता है, आपको सबको पता है, जब हीट मिलेगी तो डेल्टा एच क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। हीट इज एब्जॉर्ब, ये भी बात है। अब हमारे पास एग्जांपल है उसके लिए, हमने लिया N2O4, हमने ले लिया N2O4। आई बात समझ में, ये भी एक गैस है N2O4 गैस, और यहां से ये बना रहा है ट्वाइस NO2। इज दैट क्लियर, रिएक्शन बैलेंस है। ये हो गया आपका N2O4। याद रखना है जब मैंने रिएक्शन ली तो ये था एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट मानना है कोल्ड और प्रोडक्ट मानना है हॉट। पहले इस बात को समझो, कैसे मानना है सर। देखो ये जो रिएक्टेंट है ना, ये एंडोथर्मिक है, मतलब ये प्रोसेस हो जाने के बाद खुद क्या हो जाएगा, हॉट। क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो इसको हीट मिलेगी ना, तो अब वो रिएक्टेंट में दिखेगी या हीट मिलने के बाद प्रोडक्ट में दिखेगी, प्रोडक्ट में। भाई मैंने N2O4 गैस लिया था, अब हमें बनाना है NO2, बराबर है, NO2 बनाना है, डाइऑक्साइड बनाना है, बराबर है, NO2 डाइऑक्साइड ही बनाना है। तो ये रिएक्शन को पूछा कि कैसे, उसने कहा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब तक हीट नहीं मिलेगी तब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे।
जब तक हीट नहीं मिलेगी सराउंडिंग से तब तक हम प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, एंडोथर्मिक है हम। तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो हीट पहले ही आ चुकी होगी या प्रोडक्ट में हीट दिखेगी, प्रोडक्ट में। तो याद रखना एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होते हैं, कोल्ड, रिएक्शन क्या होते हैं कोल्ड, और प्रोडक्ट क्या होते हैं हॉट। और याद रखना हमें ट्रिक ये है कि हमें किस पे ध्यान देना है, केवल हॉट पे। किस पे ध्यान देना है हमें, हॉट पे। बॉलीवुड ने सिखाया ना आपको, बॉलीवुड बहुत कुछ सिखाता है, तो हमें कोल्ड पे ध्यान देना नहीं है, कोल्ड पे ध्यान देना नहीं, कोल्ड की ऐसी की तैसी ध्यान ही नहीं देना उस पर, केवल हॉट पे ध्यान रखो। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जब तक हीट नहीं मिलेगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मानो हीट आई नहीं तो ये फिर ऑलरेडी हीट होगा या कोल्ड होगा, कोल्ड। अब हीट आई, इसने ली और फिर क्या बना, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हॉट। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ दिस साइड इज कोल्ड, दिस साइड इज इनिशियली कोल्ड। ये शुरुआत में कोल्ड था और ये क्या था पहले से ही, हॉट। अब हमने क्या किया, ये हो गई इसके एंथैल्पी की वैल्यू, हमने टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को क्या कर दिया, मानो घटाया, टेम्परेचर को घटाया। अब जब टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर जब घटेगा तो ये हॉट क्या बन जाएगा, कोल्ड। हॉट क्या बन जाएगा आपका, कोल्ड। ये हॉट क्या हो जाएगा, कूल। अरे भाई सीधी बात है ना, ये हॉट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ रहे हो ना, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं। मैं इसके पास गया, भैया क्या टेम्परेचर, उसने कहा बहुत कूल है भैया, हम क्या है, बहुत कूल। मैंने कहा क्यों कूल हो, बोला हम कूल है इसलिए तो ऐसे। मैंने कहा क्या तू N2O बन सकता है, NO2 बन सकता है, उसने हाँ, लेकिन कैसे, जब मुझे हीट मिलेगी तब। तो मिली ही नहीं है तो क्या होगा, वो कूल। और जब मिलेगी तो क्या बन जाएगा, वो हॉट। और हॉट बनते ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज। अब मैंने उसका टेम्परेचर क्या किया, कम कर दिया। टेम्परेचर क्या कर दिया मैंने, उसको घटा दिया। मैं जब टेम्परेचर घटाऊंगा तो ये हॉट रहेगा प्रोडक्ट या कूल हो जाए। टेम्परेचर घटाते ये हॉट रहेगा या कूल रहेगा, कूल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, कूल। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, कूल। सो प्रोडक्ट आर कूल एंड रिएक्टेंट आर हॉट। अब सोचो कि ये कूल था और ये और कूल बन चुका है। ये तो कूल ही था ठीक ठाक, इसने हीट ली और ये गर्म बना, लेकिन हीट छीनने के बाद ये क्या बन जाएगा, और ठंडा। तो ये बहुत ठंडा बन जाएगा, तो उसके हिसाब से ये क्या होगा तब, हॉट। आई बात समझिए, ये बहुत कूल बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हॉट। इसलिए यहां लिखा हमने दिस साइड इज हॉट, दिस साइड इज हॉट एंड दिस साइड इज कूल। भाई पहले गर्म हुआ तब ये प्रोडक्ट बना, तो ये हॉट था, फिर हमने उसको ठंडा होने दिया, हीट को जाने दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कूल। तो इतना कूल बन गया कि पहले जो कूल था ना वो हॉट लगने लग गया। अब आई बात समझ में। अब इसकी वजह से जब आपका प्रोडक्ट कूल बन जाएगा, कूल, तो रिएक्टेंट एज कंपेयर टू उस कूल के हिसाब से क्या लगेगा, थोड़ा सा हॉट। एंड रिएक्टेंट आर हॉट, तो डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, फॉरवर्ड। डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी, फॉरवर्ड। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आई बात समझ में, रिएक्शन कहा जाएगी फॉरवर्ड साइड में। आई बात समझ में, क्योंकि इसका टेम्परेचर अब इसके हिसाब से थोड़ा सा हॉट रहेगा, इसका कम रहेगा। और याद रखना जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है एनर्जी वहां से कहां फ्लो होती है, कोल्ड की साइड में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे के लिए भी लेते हैं फिर, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। अब मानो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट को बाहर उड़ा देती, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। हीट क्या हो जाएगी, रिलीज, हीट चली गई। अब मैं इसको लिखता हूँ, इस इक्वेशन को। हमारे पास क्या है, N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। ये भी गैस है, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस अगेन। तो ये करने में उसने -92 किलो जूल पर मोल हीट छोड़ दी। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अगर ये एक्सोथर्मिक है, हीट छोड़ने वाली है, ये रिएक्शन हीट छोड़ने वाली है, इसका मतलब रिएक्टेंट के पास हीट होगी पहले से। अगर ये हीट छोड़ने वाली है तो इनके पास क्या होगी पहले से। अगर मैं ये कहूं कि आज मैं बहुत पैसे उड़ाना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसे होने चाहिए। जेब में एक धेला भी नहीं और मैं कहूं मैं पैसे उड़ाने वाला हूं, तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना। उसी तरह ये रिएक्शन कह रही कि भाई हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब वो पहले से ही क्या है, हॉट। पहले से क्या है, हॉट। ये बॉलीवुड वाला हॉट नहीं है ना, ऐसा ऐसा करके मैं कुछ हॉटगिरी नहीं कर सकता। हॉट मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी है ना। आई बात समझ में, है ना। मेरे डांस की तरफ मत देखो, डांस की तरफ देख के आपको कोई फायदा नहीं है।
भाई एक्सोथर्मिक है तो एक्सो हीट तो होनी चाहिए ना, तब वो हीट छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसके पास हीट है और ये हीट वो छोड़ने के बाद प्रोडक्ट बनने वाला है, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? कूल। प्रोडक्ट क्या रहेगा? कूल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन विच ऑलरेडी हैव हीट एंड व्हेन इट कन्वर्ट सो हीट ही रिलीज द हीट। तो जब ये प्रोडक्ट बनता होगा तो वो हीट कहाँ छोड़ देगा? एटमॉस्फेयर में। तो नेचुरली प्रोडक्ट क्या आएगा? कूल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सोथर्मिक की रिएक्शन के पास पहले ही हीट होती है, इसलिए उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक। अगर हीट उड़ानी तो पहले हीट तो होगी ना, तो ये हॉट है, और जब वो प्रोडक्ट बनता रहेगा तो रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनना है तो हीट छोड़नी पड़ेगी। हीट चली जाएगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कूल बन जाएगा। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं। क्या बढ़ाने वाले हैं? टेम्परेचर बढ़ाने वाले। तो हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक, अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप सोचो रिएक्टेंट पूरा थोड़ी खत्म हुआ, अभी तो कुछ चीजें बदल बदल के कूल बनी है। तो ये तो हॉट पहले से ही था, आप टेम्परेचर बनाने से बताओ हॉट चीज हॉट रहेगी या कूल बनेगी? और हॉट बनेगी, हॉटेस्ट। लेकिन मैं लिखता हूं केवल हॉट। हॉट है, पूरा नहीं प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेस चालू है, N2 आ रहा है, H2 लेके जा रहा है, N2 आ रहा है, H2 लेके जा रहा है, बन रहे। तो ये हॉट था। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ये क्या रहेगा? हॉट। ये क्या रहेगा? अभी भी हॉट। तो रिएक्टेंट आर हॉट एंड प्रोडक्ट आर कोल्ड। इसको आप अगर टेम्परेचर दोगे तो ये हॉट था, रिएक्शन होने के बाद कूल बन रहा है ना, तो इस साइड में अभी भी क्या है? ये हॉट ही है। तो हीट देने से वो क्या बनाएगा? हॉट। और प्रोडक्ट क्या है आपका? कूल। तो बताओ एनर्जी कहां से कहां फ्लो होगी? रिएक्शन किस दिशा में बढ़ेगी? एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ही एनर्जी, और रिएक्शन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो यहां भी रिएक्शन कहां जाएगी? इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड। आई बात समझ में? यहां अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन जाएगी इधर ही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेम्परेचर घटा रहे हो तो क्या होता? सर मैं अगर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटा दूं तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर घटाओगे तो ये हॉट है, हॉट से क्या बन जाएगा? कोल्ड। इतना कोल्ड बनेगा, इतना कोल्ड बनेगा कि ये वाला कोल्ड भी उससे थोड़ा हॉट लगने लग जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? मेरे लिए 10 डिग्री का पानी बॉडी पे डालना मतलब कुड़कुड़ हो जाएगा, ठंडी बजेगी। लेकिन यूरोप में रहने वालों के लिए 10 डिग्री का पानी कैसा लगेगा? हॉट। ऐसा ही है। तो अगर इस कंडीशन में आप टेम्परेचर, एक्सो में टेम्परेचर देना और एंडो में टेम्परेचर लेना, दोनों भी कंडीशन में रिएक्शन क्या हो जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहां आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और जहां बढ़ा रहे वहां घटाओगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड। एक ही याद रखो, एंडो में टेम्परेचर घटाना और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाना, रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब उल्टा बोलो, एंडो में टेम्परेचर बढ़ाना और एक्सो में टेम्परेचर घटाना, रिएक्शन। तो ट्रिक के लिए एक ही दिमाग में एक रखने का। इस पे सवाल है, दो रिएक्शन दे देंगे और बताएंगे इफ इंक्रीज द टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मूव टूवर्ड द बैकवर्ड साइड। तो आपको एक ही याद रखना चाहिए, एंडो में घटाना, एक्सो में बढ़ाना, फॉरवर्ड। क्या लिख दिया मैंने? एंडो में बढ़ाना किसको? टेम्परेचर को। और एक्सो में अरे गलत बोल दिया, एंडो में घटाना। देखो जुगाड़ होते हैं ऐसे, अगर मार्क्स चाहिए ना तो आप ये सब रट के नहीं मार्क्स ला सकते। आपको हर चीज का क्या चाहिए? जुगाड़ चाहिए। विदाउट जुगाड़ गेम नहीं बैठेगा। और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाना, याद रखना, एंडो में घटाना, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड में। अब इतना याद रखने से ये लिख लेने का एग्जाम में। अगर मानो उल्टा दे दिया, एंडो में घटाना बोला है, एंडो में बढ़ाना और एक्सो में घटाना, तो रिएक्शन क्या आएगी? बैकवर्ड। तो एक ही याद करो, वो छापो वहां पे और आपके मार्क्स आपके हाथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई बात समझ में? एंडो में घटा देना, एक्सो में बढ़ा देना, दोनों साइड में रिएक्शन कहा जाएगी फॉरवर्ड में। शांति से सोचोगे ना, दिमाग लगाओगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, इसको खत्म करते हैं। चिंदी है, ये है अपना प्यारा कैटालिस्ट। व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट किसको कहते हैं? विच कैटालिस्ट इज reagent does not participate
in the reaction. Who is catalyst? Which does not participate in the reaction, but it changes rate of forward or backward रिएक्शन. ये भाई रिएक्शन में खुद जाके पार्ट नहीं लेता है, लेकिन ये रिएक्शन का रेट मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. खुद पार्टिसिपेट करेगा नहीं, सबको पता है, चिंदी कंसेप्ट है, कैटालिस्ट बस होने के लिए. तो यहां से तो हमारा आंसर आ गया, यही से तो हमारा आंसर आ गया. नाउ टेक एन एग्जांपल, A plus B, this is an equilibrium reaction, gives C plus D. What I am saying, कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टी नहीं लेता, लेकिन वो रिएक्शन का केवल क्या बूस्ट कर सकता है, स्पीड. तो क्या वो इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करेगा? नो. कैटालिस्ट does not put effect or not affect equilibrium. It only change the speed or rate of reaction. This is really IMP. ये तो CD में पूछा ही गया हुआ सवाल है. कैटालिस्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग लगाए तो बताओ कि इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? कहीं भी नहीं होगा भाई. कैटालिस्ट केवल रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, स्लो. उसका इक्विलिब्रियम में क्या लेना? मानो रिएक्शन फटाफट A से CD बन गई और फटाफट C से D आई, तो क्या इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा? रिएक्शन और फटाफट CD बन रही और फटाफट A भी आ रही, इक्विलिब्रियम है ना भाई. इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का स्पीड क्या होना, सेम. ये एकदम झपाक से इधर गया, झपाक से इधर आया, फिर भी इक्विलिब्रियम है. ये स्लोली A B से CD बना और स्लोली CD से A B बना, तो इक्विलिब्रियम अचीव है. कैटालिस्ट स्पीड बढ़ाता घटाता है. और व्हाट इज इक्विलिब्रियम? दोनों का स्पीड सेम है, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम. सेम है मतलब फटाक से गया फटाक से आया, फिर भी सेम है. स्लोली A B CD बना और CD A B बना, इक्विलिब्रियम फिर भी है. कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर सकता, वो तो बस स्पीड रिएक्शन का बढ़ाता है या रिएक्शन का स्पीड घटाता है. इसको ही तो हम इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो कैटालिस्ट स्पीड चेंज करने के लिए, ना कि इक्विलिब्रियम चेंज करने के लिए. इसलिए दिमाग में रखो कि कैटालिस्ट नॉट पुट और नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम शिफ्ट. ना वो लेफ्ट, ये लेफ्ट है ना, राइट में इक्विलिब्रियम नहीं शिफ्ट करेगा और ना लेफ्ट में करेगा, वो तो केवल स्पीड बढ़ाएगा. आई बात समझ में? एक लड़का और लड़की की ऑब्वियसली लड़का और लड़की की शादी हो गई, आई एम रियली सॉरी, ये हो रही है. आई बात समझ में? अब लड़के ने कहा कि हम शादी के बाद गोवा घूमने जाएंगे. कहाँ घूमेंगे हम? कहाँ घूमने जाएंगे? गोवा. बराबर. लड़की ने कहा नहीं गोवा नहीं, हम जाएंगे मनाली. कहाँ जाएंगे? मनाली. बराबर है, उनकी लाइफ है, उनका डिसीजन है, गोवा जाओ मनाली जाओ, हमें क्या दिक्कत है? बाजू में एक बंदा है, मानो ये कोर्ट मैरिज कर रही है, ये कोई लॉयर है और ये वो साइन ले रहा है कि अब तुम्हारी शादी फाइनल होगी. उसने कहा नहीं मैं भी मुझे भी ले चलो. झगड़े हो जाएंगे वहां पे. भाई तू कैटालिस्ट है. कौन है तू? कैटालिस्ट है. तेरा काम क्या है बबड़े? तेरा काम क्या है? बस शादी करवा हमारी, साइन ले, वरना ये देख 2.5 किलो का है ना, ठोक दूंगा तुझे मैं. तेरा काम क्या है? तू कैटालिस्ट है, तू हमारी शादी फटाफट करवा सकता है. कैसे करवा सकता है? फटाफट कि आ जाओ, साइन करो, अंगूठे दे दो, आंखें स्कैन कर लो, आज से तुम हस्बैंड वाइफ. या तुम बोल सकते हो कि आज नहीं होगी, आज साहब नहीं आए, कल आना. दिस कैन चेंज द स्पीड ऑफ शादी, स्पीड ऑफ रिएक्शन, बिकॉज ही इज कैटालिस्ट. ये कैटालिस्ट है भाई. ये गोवा नहीं जाएगा, मनाली नहीं जाएगा. ये जाएगा कहां? अपने घर जाएगा. कहां जाएगा? अपने घर. कैटालिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, इट ओनली बूस्ट द स्पीड ऑफ रिएक्शन. वो इक्विलिब्रियम में कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा. ऐसा ले चैटरली का कहना था. उन्होंने भी कहा ले भाई, ले चैटरली प्रिंसिपल. तो बस यही है सब कुछ कैटालिस्ट के बारे में. तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड सवाल आते हैं. तो ये जो इक्विलिब्रियम था ये लगभग हमारा खत्म होता है. तो इक्विलिब्रियम के बारे में अभी तक जो भी बेसिक्स पढ़े,
जो लास्ट वाली वीडियो में पढ़े, इस भी चैप्टर में हमने पढ़े। तो ये कॉन्सेप्ट वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है कि हम खत्म कर दें, लेकिन आपके दिमाग में जाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक बार इसको समझ गए तो नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली वीडियो में हम 100% ट्राई करेंगे कि हम इसके जेई के और नीट के PYQ के क्वेश्चन और DPP क्वेश्चन करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।